देखिए, सबसे पहले आज 2 बातें जो हैं, उनको मैं लेकर जो आज कुरुक्षेत्र में, थानेसर में आपने देखा, जिस तरीके से वहाँ के लोगों द्वारा चुने हुए और प्रदेश के हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के वरिष्ठ राजनेताओं में जिनकी गिनती रहती है, अशोक अरोड़ा जी के साथ जिस तरीके से हाथापाई का मामला सामने आया, वो निंदनीय है, वो अस्वीकार्य है। पूरी तरीके से लोकतंत्र पे हमला है। वो अशोक अरोड़ा जी पे हमला नहीं है या प्रदेश के विपक्ष पे हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पे हमला है। उनका एक संवैधानिक अधिकार है उस बैठक में बैठने का, निगम की बैठक में, नगर परिषद की बैठक में बैठने का उनका संवैधानिक अधिकार है। और उस बैठक में बैठना केवल जो मैंडेटेड जो पार्षद हैं या जो नॉमिनीज हैं वो बैठ सकते हैं। मगर वहाँ देखा गया कि भाजपा के एक स्थानीय लीडर के शय पर बहुत से कार्यकर्ता घुसे और मीटिंग की कार्रवाई के बीच में जिन्होंने विघ्न पैदा किया, और यहाँ तक भी परिस्थिति आई कि हाथापाई पे भी जो मौजूदा विधायक हैं उन पे इस तरीके से हमला किया, जो कि प्रजातंत्र में ये गुंडागर्दी इसको कहेंगे। भाजपा घमंड में इतना चूर है कि अब गुंडागर्दी पे उतर आई है भाजपा। मगर ये गुंडागर्दी के माध्यम से अगर भाजपा सोचती है कि प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा सकता है या प्रजातंत्र का गला घोटा जा सकता है, तो गलतफहमी में है। हमें लड़ाई लड़नी आती है, हम सड़क से लेकर और सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा की गुंडागर्दी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, जो उस समय, क्योंकि उस समय जो आपने प्रश्न पूछा था, जो रोहतक में जो हुआ दिशा मीटिंग में, आप सब स्वयं जानते हैं कि पिछले 2 दशक से एक सांसद के रूप में मुझे भी अवसर मिला। रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने और बीच में राज्यसभा के माध्यम से प्रदेशवासियों ने भी अवसर दिया जनप्रतिनिधि के रूप में। मगर ऐसा पहली बार मैंने देखा कि जब हम पहुंचे उस बैठक में तो सारे विधायक, तीनों हमारे विधायक और गढ़ी सांपला विधायक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहाँ के जो हमारे आदरणीय विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि और बतौर अध्यक्ष जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ कोई भी अधिकारी और जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब को वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था प्रेजेंट। ये कोई व्यक्तिगत विषय नहीं, मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत कोई ना विषय है, क्योंकि मैं दिशा मीटिंग का अध्यक्ष, जिले की निगरानी, जिले की जो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के नियमावली के अनुसार, उसका मैं अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं बना हुआ। कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं बनता। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार अध्यक्ष चुना जाता है। अगर 19 लाख मतदाताओं के चयन के अनुसार चुने गए दिशा मीटिंग के अध्यक्ष को अगर जो उस गरिमा से और उचित मान सम्मान के साथ आदर नहीं दिया जाएगा या वहां पर दिशा निर्देशों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो वो कोई व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं है, वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का अपमान होगा। और मैं अपने ऊपर 1000 अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं। प्रदेश की जनता जानती है कि मैं कभी किसी भी रूप से मैं ईगो में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र के
19 लाख मतदाताओं के मान सम्मान की बात आएगी और उसको कोई भी अधिकारी अगर हल्के में लेगा तो वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं उस बात पे भी ये मेरी टिप्पणी आपके बीच में देना आता था। और हम जो कुरुक्षेत्र में हुआ उसको लेकर, और इसको जो आज ये रोहतक में हुआ, ये भी उसी कड़ी में आप देखो कि भाई विपक्ष को उस रूप से नहीं लेना। इस बात को लेकर हम आगे क्या रणनीति बनाएंगे उसकी जानकारी आपको देंगे। ये मैंने भी मीटिंग में जो कड़ा रुख दिखाया, क्योंकि आज पानी को लेके हाहाकार जनता में, और भाजपा अपने घमंड में मस्त है और जनता त्रस्त है, और अधिकारी जनता को भूल गए क्योंकि उनको लगता है कि सरकार अपने अहंकार में, अपने भ्रष्टाचार में मस्त है सरकार, तो आप जनता को भूल जाओ और कोई आपका से जवाब तलब नहीं करेगा। लेकिन आज मीटिंग में जो कड़ा रुख हमारे द्वारा, ना सिर्फ मैंने मगर हमारे तीनों सम्मानित विधायकों ने जो कड़ी जवाबदेही का रुख अपनाया, वो केवल हमने जनता की तरफ से, जो आज जनता, और पानी को लेके तो एक बड़ा खुलासा हुआ मीटिंग में कि रोहतक क्षेत्र में, जिसमें सोनीपत भी शामिल है और रोहतक भी शामिल है, 1600 क्यूसेक पानी की जरूरत है और उपलब्ध पानी हरियाणा सरकार की ओर से 300 से 400 क्यूसेक उपलब्ध पानी, ये अधिकारियों ने मीटिंग में स्वीकार किया। तो 1/4 पानी जितने आवश्यकता है, बेयर मिनिमम जो आवश्यकता, और ये तो आवश्यकता ज्यादातर इसमें पीने का पानी है, उसके बाद नहरी पानी, नंबर 1। और नंबर 2, नहरी पानी जो खास तौर पे भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी पे महम क्षेत्र के अंदर जो गांव लगे हुए हैं, उनका नहरी पानी डाइवर्ट करके कहीं और भेजा जा रहा है प्रदेश में। ये अफसरों ने स्वीकार किया कि जी अब कहीं और भेजा जा रहा है, लेकिन हमारी जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रदेश सरकार ये ना भूले, राज धर्म में नागरिक नागरिक में फर्क नहीं किया जा सकता, क्षेत्र क्षेत्र में फर्क नहीं किया जा सकता। पीने के पानी को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती प्रदेश के अंदर। ये बहुत गंभीर मामला जो अधिकारियों ने स्वीकारा मीटिंग में, आप में से भी कई पत्रकार मौजूद थे। रोहतक जिले के लोगों के हकों पर यूं डाका नहीं डाल सकती भाजपा की दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ये सरकार। ये जो सरकार है ये दिल्ली रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये रोहतक सोनीपत क्षेत्र के पानी के ऊपर इतना बड़ा डाका नहीं डाल सकती। ये आज बात हमारी मीटिंग में प्रमुखता से मैंने तो बीबीएमबी वाला इशू को जो आप समझ सकते हो, वो इशू शुरू से ही हमने कहा था। ये जो इशू था बीबीएमबी वाला, ये इशू में सबसे बड़ी बात ये, ठीक है पंजाब सरकार, भगवंत मान आम आदमी सरकार एक असंवैधानिक और संघीय ढांचे और संविधान पे हमलावर सरकार साबित हुई, लेकिन जिम्मेदारी जो हरियाणा सरकार को निभानी थी, पहली हरियाणा सरकार ने नहीं निभाई। जो पिछले कई साल से, 7-8 साल से 3 पद हरियाणा के अफसरों के वहां पे बीबीएमबी में मैनेजमेंट बोर्ड में होने चाहिए थे, वो तीनों पद रिक्त पड़े हैं। पहले हमेशा वो पदों पे हरियाणा के अफसर लगे रहते थे। मेंबर इरिगेशन, क्योंकि मेंबर पावर पंजाब का होता है, मेंबर इरिगेशन हरियाणा का, मेंबर इरिगेशन रिक्त। एससी नंगल सर्कल का इरिगेशन का हरियाणा का अफसर लगता है, वो रिक्त। और सेक्रेटरी भाखड़ा बोर्ड का वो हरियाणा का लगता है, रिक्त। 3 पद रिक्त। भाखड़ा कोई पंजाब का बांध नहीं है, भाखड़ा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। 1962 में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी जब पंजाब ज्वाइंट पंजाब के, जिसका हिस्सा हरियाणा भी था, इरिगेशन और पावर मंत्री थे, नहरी और पावर मंत्री, उस समय इसका ये देश को समर्पित किया गया था। और आज तक सतलुज के पानी पे तो विवाद हुआ है, पंजाब ने आज तक भाखड़ा के पानी पे कभी विवाद नहीं किया। लेकिन जब हमारा कोई पानी का वहां पे निगरानी रखने वाला कोई अधिकारी नहीं लगाया गया हरियाणा सरकार के माध्यम से, तो पंजाब ने मौका मिलते ही हरियाणा ही नहीं देश के साथ
और देश के संघीय ढांचे और संविधान के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये धोखा करते हुए हमारे पानी पे डाका मारा। तो जिम्मेदारी पंजाब सरकार से तो लड़ाई जो लड़नी है लड़ेंगे ही, लेकिन ये जिम्मेदारी हरियाणा की भाजपा सरकार भी अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती कि भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी भी जिम्मेदारी है। और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। ये डबल इंजन कब काम आएगा? चंडीगढ़ में प्रदेश सरकार वाला जब इंजन पानी नहीं खींच पाया तो जिम्मेवारी बनती थी दिल्ली वाले इंजन की, जो पानी खींच के हरियाणा पहुंचाए। ये कब काम आएगा ये डबल इंजन? दिल्ली की सरकार हमारे पानी के अधिकार को सुनिश्चित करने में नाकामयाब साबित हुई। दुख एक और है मुझे इस बात में कि ये बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि ये हरियाणा सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से ही चल रही है। मुख्यमंत्री जी को हरियाणा के अधिकारी मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे। आप अधिकारियों से पूछो कि आपको कौन पोस्टिंग दिला रहा है, तो एक दिल्ली में का नाम लेंगे कि कहाँ से जाते हैं, कहाँ से उनको। तो ऐसे में हरियाणा के अधिकारों की रक्षा कौन करे? एक एक करके हरियाणा के अधिकारों को इस सरकार में हरियाणा के अधिकारों से वंचित रखा गया है। हाईकोर्ट का कल डिसीजन आया है, उसको कहा कि ये गलत था, दोबारा से रिव्यू होगा, दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, बहुत से दोबारा से बेरोजगार हो जाएंगे। ये हरियाणा सरकार में आपको पता है कि एक चक्रव्यूह में युवाओं को फंसाया गया है। ये सीईटी का और ये सोशल इकोनॉमिक मार्क्स का ग्रुप सी और डी का चक्रव्यूह। पहले ग्रुप डी निकाल दो, चुनाव के नजदीक वो जो आ जाएं, लोग कहो भाई चुनाव में वोट दो, ना तो ज्वाइनिंग रुके, और जब उनको लग जाए फिर ग्रुप सी निकाल दो, वही ग्रुप सी में सेलेक्ट, फिर ग्रुप डी खाली, फिर ग्रुप डी निकाल दो, और फिर अपना कोर्ट से अपना कैंसिल करा के दोबारा से वो चक्कर में फंसाओ। और ग्रुप 1 और 2 में यानी कि जो बड़े पद हैं उनमें 75% हरियाणा के बाहर के युवाओं को लगाओ। यहाँ भी हरियाणा के हकों को की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही। बड़े पदों पे ग्रुप 1 और 2 पे 75% हरियाणा से बाहर के युवाओं को लगाने वाली ये सरकार, यहाँ तक कि एचपीएससी का चेयरमैन भी हरियाणा से बाहर से लगाने वाली ये सरकार। 4 लाख वो भी काटने जा रही है, ये कार्ड आपने और साथ में आपने देखा कि ये एक और मुद्दा एक सामने आया आज इस मीटिंग में, कि मुद्दा ये सामने आया और ये भी उन्होंने अफसरों ने बताया, हमने पूछा फिर उन्होंने इस बात को माना कि ब्रज इलेक्शन से पहले बीपीएल कार्ड बनवाए गए थे। अब मगर जो बीपीएल में आए थे, बोला जी इलेक्शन के बाद वो अब बीपीएल की श्रेणी से ऊपर आ गए। पता नहीं इलेक्शन में बीजेपी वालों ने कितना पैसा बांट दिया, उन्होंने कितना बीजेपी वालों ने पैसा बांट दिया पता नहीं। बांटा तो है, आपको पता है, क्योंकि इनके पास सारा ही जो जिस तरह से इनकी कार्यशैली है, लेकिन कितना बांटा, वो 4 लाख बीपीएल से ऊपर आ गए पहली उसमें, और बाकी भी कटेंगे कार्ड। अब वो कार्ड काट रहे हैं, इलेक्शन में वोट लेने के लिए कार्ड बनवाए गए थे। तो आज हमने सवाल पूछा उसमें से 4 लाख में रोहतक में कितने कटेंगे, बोला जी वो बड़ा वो ऊपर से चल रहा है काम, हमें अगले महीने पता चलेगा कौन से कट गए। तो अब खून से बच्चों ने लेटर्स लिखी है, क्योंकि वही मैं क्या चक्रव्यूह, ये हरियाणा पुलिस की के लिए भी रोको को लोग बच्चों को उसी भ्रमजाल उस चक्रव्यूह में फंसाया कि भाई सरकार बनेगी तो ज्वाइनिंग कराएंगे। हरियाणा पुलिस की 5,500 वाली भर्ती को और सीट जो है अपना क्लरिकल में वेटिंग लिस्ट को ये कहा गया कि सरकार बनते ही ज्वाइन कराएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग भूल गए। जैसे 2100 रुपये महिलाओं के भूल गए, तो ज्वाइनिंग भूल गए उन बच्चों की। और अब बच्चे खून से लेटर लिख रहे हैं। ये नमूना इस सरकार की रोजगार नीति का नमूना आपके सामने है। तो सवाल वो उठा रहे हैं कि कौन उठा रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार को और हमारी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को पूरा समर्थन दिया है। आज भी हम अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं इस विषय में कि सरकार तुरंत एक संसद का सत्र बुलाए, विशेष सत्र के माध्यम से, ताकि हम अपने सशस्त्र बलों को एक स्वर से, एकजुटता से धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर सकें। और साथ में सरकार
बिंदुवार समझाए कि पहलगाम हमले से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक और अमेरिका और ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर तक, ये जो सारे मामले आई दुनिया के सामने, ये मामला क्यों आया। और दूसरा ये भी इसमें प्रश्न की बात नहीं है, जो ट्रंप हर रोज बोल रहे हैं, सुबह और शाम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इस पे भारत सरकार खंडन करे। भारत सरकारों को ट्रंप को बोलते हुए भी 10 दिन हो गए, भारत सरकार पूरी तरीके से खंडन करे। ट्रंप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं खंडन करें, क्योंकि उनके भी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हम उनका साथ दे देंगे, मगर खंडन करना जरूरी है। जब वो बोल रहे हैं सुबह शाम 3 बार, तो इसमें कहीं ना कहीं देश की गरिमा से जुड़े हुए प्रश्न है। देश के सरकार कुछ बोले और अमेरिका देश कुछ और बोले, तो ये यहाँ पर मेरा मानना है कि आगे आए, प्रधानमंत्री जी खंडन करें, कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और अमेरिका झूठ बोल रहा है, तो उसमें हम उनका साथ देंगे। हमने कोई सरकार को तो इसमें साथ हमने देना का कही है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये देश की गरिमा की कहीं बात आएगी तो आवाज जरूर उठाएंगे। हम जरूर प्रश्न कर रहे हैं, एक ही चीज पर प्रश्न कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में और कोई प्रश्न नहीं हमारा एक ही वो है कि भाई इसमें कहीं से भी पाकिस्तान को इनाम नहीं मिलना चाहिए। आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश, जिस देश को कहीं ना कहीं उस पर सैंक्शन होने चाहिए थे, आज उसको $1 अरब का IMF का लोन और अमेरिका द्वारा ये कहना कि हिंदुस्तान के बराबर व्यापार करेंगे, इस तरह का इनाम पाकिस्तान, किस बात का इनाम? पाकिस्तान तो आतंकवाद का जनक देश है और हम आतंकवाद से पीड़ित देश है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इनाम अगर मिलेगा तो हम उसको, पाकिस्तान को इनाम मिलेगा तो हम हंसी हंसी स्वीकार नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान को अगर कोई इनाम देगा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क, तो उस पर हम दूसरे मुल्कों पे प्रश्न देखो, हमने तो अपनी बात कह दी जो कहनी थी। इस तरह से विदेश नीति नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे जो लगातार ट्रंप को अपना दोस्त कहते रहे हैं, और अब डेलीगेशन जा रहा है हर देश को बताने के पाकिस्तान के देखिए मैंने कहा कि विदेश की धरती पर जो भी उस जनप्रतिनिधिमंडल में गए हैं मेरे सांसद साथी, सभी एकजुटता से हिंदुस्तान का पक्ष रखेंगे, पाकिस्तान का सत्य दुनिया के सामने उजागर करेंगे। पाकिस्तान एक बहुत ही धूर्त देश, ऐसा देश जो बार बार एक रणनीति के तहत हिंदुस्तान पे पीछे के रास्ते से हमला करने का कार्य करता है आतंकवादियों के माध्यम से। उनका सच दुनिया के सामने लाने में जो विदेशी धरती पे जो सांसद जाएंगे वो एकजुटता से भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन साथ में अगर कोई दुनिया का मुल्क या दुनिया के सारे, जैसे IMF में आपने देखा कि लगभग बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान को ये $1 अरब देने के पक्ष में जो मतदान किया, तो उनसे ये सवाल भी हम पूछेंगे, भाई ये हमें स्वीकार्य नहीं हो। एक और बात आई है, जो एक और अमृत योजना को लेकर एक बात आई। अमृत योजना पार्ट 2 का प्रपोजल तैयार किया गया महकमे को लेकर, मगर आपको याद होगा अमृत योजना 1 में भाजपा, उस समय के पूर्ववर्ती भाजपा सांसद और मौजूदा मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से आरोप लगाया था कि एक कोई भाजपा के स्थानीय रोहतक के कोई पूर्व मंत्री और के शेयर से 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ये उनके शब्द थे, उन्होंने एक बड़ा भारी कई दिनों तक ये प्रेस वार्ताओं से आरोप लगाए, और उस समय हमने भी बड़ी मांग करी कि भाई इसकी जांच हो, लेकिन क्योंकि जांच कराई नहीं सरकार ने, और वो अमृत योजना 1 पूरी हो गई अब, और अमृत योजना 2 की तरफ हम बढ़ गए। दूसरी योजना क्या प्रपोजल आज मीटिंग में आया था, तो हमने उस पर आज ये मांग करी, क्योंकि जांच कराने का अधिकार हमें नहीं, लेकिन हमने जांच की मांग करी आज कि भाई जांच कराई जाए, उसमें क्या घोटाला था,
जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने उजागर किया था, और उसमें कौन कौन दोषी हैं और उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि अभी तक अमृत योजना 1 में कहाँ कहाँ सीवर की लाइन डली और कहाँ कहाँ पीने के पानी की लाइन डली, यही नक्शा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, और ना ही ये पब्लिक हेल्थ महकमे के पास ये नक्शा पहुंचा है। तो इसमें हमने मांग करी कि वो नक्शा सार्वजनिक किया जाए अगली मीटिंग में, क्योंकि नक्शा लेने का अधिकार हमें है कि अगली मीटिंग में हमारी दिशा के आगे वो नक्शा दिया जाए कि अमृत योजना 1 में कहाँ कहाँ सीवर की और कहाँ कहाँ पीने के पानी की लाइनें डली थी रोहतक में, ताकि उस नक्शे के आने के बाद उसका निरीक्षण करने का कार्य हम कर सकें। तो ये आज नक्शे की बात रखी हमने कि अगली मीटिंग तक नक्शा आ जाए, और हमने अपनी मांग दोहराई। हमने जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो मांग हम करते रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 300 करोड़ के घोटाले हो जाएं, लोग डकार जाएं और उसके बाद उनके पे कोई परवाह ना, कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है जो सरकार के पास है, किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है जो कोई डकार जाए, जिसकी वजह से जनता को पीने के पानी की सप्लाई में, सीवरेज में भी दिक्कत आए, लेकिन को उस पर जांच तक भी ना हो, आज तक भी ना आए। ये अस्वीकार्य स्थिति है। एक पीजीआई में घोटाले की एक बात आई, जो अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने खूब उठाई थी बात, कि लगभग 50 करोड़ का वेतन घोटाला। एक पीजीआई में एक ऐसा कोई ठेकेदार, किसी को ऐसे मैन पावर का काम दिया गया है, जिसके माध्यम से अखबारों के माध्यम से जानकारी ये प्रकाशित की गई कि कई डॉक्टर जिनके पत्नी एक और नौकरी कर रही हैं 3, माली, रेडियोलॉजिस्ट एवं रिसेप्शनिस्ट, और टेंडर कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी नहीं की भी बंदिशें नहीं है, केवल प्रिंट निकाल के उपस्थिति लगा रहे हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी पे गंभीर आरोप। और इसमें प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी और सीएम फ्लाइंग में भी कंप्लेंट हुई है, और वहां से भी एक बात आई है कि भाई ये क्या कंप्लेंट है। तो ये बड़े, इसमें किस किस के साथ तार जुड़े हुए हैं, कौन सी ये फर्म है, वो उस फर्म के कौन प्रोप्राइटर हैं, वो रोहतक शहर में आके किसके पास उनकी हाजिरी है, और ये उनको ये जो ठेका दिया गया है 50 करोड़ रुपए गरीब कर्मचारी के, कौन आदमी है जो 50 करोड़ रुपए गरीब कर्मचारी के मार रहा है और सरकार से पेमेंट ले रहा है, और इसके पीछे कौन कौन आदमी है। तो ये सारी बात उजागर होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब ने ये बात कही कि कुलपति जी ने इस पर जो जांच के आदेश भी दिया, लेकिन उन्होंने एक और बात बताई जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि कल सीएम फ्लाइंग आई थी और सारे रिकॉर्ड को फ्रीज किया गया। तो हम उम्मीद करेंगे, अगर ऐसा किया गया है तो हम उसको उम्मीद करेंगे, उसको आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए सीएम फ्लाइंग की तरफ से इसमें पूरी जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई।